not been provided or this information is not on balance sheet, तो again जो आपको अमाउंट आई है वो आपका क्या था, एसेट था, तब भी आप इसको बी में हिट कर लें। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और रॉ मटेरियल्स, concealed imports in income tax return discovered by working back tax deduction or the sale tax return, तो अगेन बी में या आप इसको डी में लेके जा सकते हैं, दोनों में इसमें जा सकता है, क्योंकि अगर आपने वर्क बैक करके या दोनों के डिफरेंस से इनकम टैक्स सेल टैक्स के रिटर्न से ये एस्टेब्लिश कर लिया तो आपको ये आपने प्रूव कर दिया कि यू आर ओनर ऑफ दिस स्टॉक, ओनर ऑफ दिस रॉ मटेरियल जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, रिटर्न में उसका पार्ट नहीं बनाया, या आप उसको डी में भी हिट कर सकते हैं कि जनाब ये रॉ मटेरियल आया तो गया किधर। लेकिन डी में अनफॉर्चुनेटली कोर्ट फिर ये कहते हैं कि नहीं जी बताएं आपके ने इसने सेल कर दिया, कमर्शियल सेलिंग कर दी, तो किस पार्टी को सेल किया। अब हमें ख्वाब आना है कि किसको सेल किया, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड वो है, मुझे क्या पता किसको सेल किया, मुझे तो इतना पता है कि जनाब इट इज़ एस्टेब्लिश थ्रू हिज इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न या वर्किंग बैक ऑफ द इनकम टैक्स रेट कि जनाब इतनी अमाउंट इसकी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की थी, जबकि इसने अपने प्रोडक्शन में जो अपने हमें अकाउंट्स दिखाए हैं, जो अपनी रिटर्न दिखाई है, उसमें ये 100 मिलियन 150 मिलियन का स्टॉक्स ही गैप कर देता है। तो मेरी प्रिजम्पशन यही है कि उसने सेल कर दिया, अपने पास तो नहीं रखा हुआ। उस पर कोर्ट्स कहती हैं जी पार्टीज आइडेंटिफाई करें किसको सेल किया। तो अनलेस एंड अनटिल आई हैव अ मैजिक वॉन्ड, मुझे तो नहीं आ सकता खाप के कहाँ पे किस पार्टी को सेल किया, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड वो है, मुझे कोई अंदर से किसी ने एम्प्लॉय नहीं तो नहीं दी, मैंने तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एस्टेब्लिश किया है। तो इसलिए बी इज़ अ बेटर बेट कि वहाँ पे मुझे प्रूव नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ ओनर ऑफ दिस एसेट, इसके पास आया है, बिकने का कहूँगा तो वहाँ पे आ जाते हैं पार्टीज आइडेंटिफाई करें, वो नहीं करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ेगा बी के अंदर कि किस पार्टी को उसने सेल किया है, कि जी रिकॉर्ड बता रहा है वर्क बैक किया तो इतना होगा। इसके बाद द मोमेंट आई गो वन स्टेप अहेड, कोर्ट्स आ जाते हैं कि जी पार्टी आइडेंटिफाई करें, हालांकि उसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ कंप्लीट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि जनाब वो एसेट आया, और कॉमन सेंस की बात अगर है तो अपना स्टॉक्स दिखा दे कि जनाब ये मेरा फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है, और अगर पड़ा हुआ था तो फिर डिक्लेयर करता उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर, वो उसने किया नहीं होगा। तो इट इज़ कॉमन सेंसिकल कि वो जनाब उसने स्टॉक बेच दिए, पर जैसे हम बेचने की बात करते हैं कोर्ट्स कहते हैं कि नहीं पार्टी आइडेंटिफाई करवाएं अपना। तो इसलिए बेहतर मेरे नज़दीक बी इज़ अ बेटर बेट कि जनाब पार्टी के झगड़े से बाहर निकल आए आप। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका जी शॉर्ट टर्म लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स दैट द कंपनी हैज टेकन इज पेड बैक। अब ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ इसको ऊपर हिट कर लें ए के अंदर, यहाँ शॉर्ट टर्म लोन और ट्रेड क्रेडिटर्स दैट द कंपनी हैज टेकन इज पेड बैक, कि आपने पैसे वापस किए, किसी से लोन लिया हुआ था, तो यहाँ बी में चले जाएं, यहाँ क्रेडिट एंट्री की बेसिस पे ए में चले जाएं, सी में आ जाएं जी। अब इफ अ पर्सन हैज इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर, अकाउंट टाइप आपका डेबिट है, मनी दैट द कंपनी स्पेंड्स टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज दैट इट सेल्स। क्वेश्चन है जी आपका नंबर 1 आपकी है sufficient cash is not available with the company to make payments of expenses when payments were made on different dates, cash turned negative hypothetically। ये कल हमने इसकी एग्जांपल्स की थी कि ऑफिसर कह रहा था कि जिस दिन आप कैश पेमेंट्स कर रहे हैं आपकी कैश किटी में उतना कैश नहीं है, तो दैट इज एन एक्सपेंडिचर विच यू आर कमिटिंग आउट ऑफ बुक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है कि वाउचर पे लिखा हुआ है कि सैलरी 100,000 है, रिकॉर्ड की है आपने लेजर में 50,000, तो जो वाउचर पे 100,000 है जिस पे उसकी रिसीविंग है, आपने 50,000 लेजर के अंदर बुक्स के अंदर गायब कर दी, तो दैट इज अगेन एन एक्सपेंडिचर, इंकर्ड एन एक्सपेंडिचर विच इज आउट ऑफ बुक्स। इसी तरह अगर आप आउट ऑफ बुक्स फॉरेन ट्रेवल किसी का आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या जिस तरह अभी पिछले दिनों ये शादी हुई उसके बिल का फंक्शन का बिल आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अगेन और वो उसको डिक्लेयर नहीं करता, तो दैट वुड बी एन आउट ऑफ बुक एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, ये देखिए ये भी हम कल एक एग्जांपल उसको कंप्लीट नहीं किया था, आज करेंगे। कैश विड्रॉल ऑफ 1 बिलियन फ्रॉम द बैंक, और कैश बुक में वो इंडक्ट करता है 900 मिलियन। इट इज केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल। हाइपोथेटिकली
अगर इस वक्त आपकी एक कंपनी ने 1 बिलियन अपनी कैश विड्रॉल की और कैश बुक में 900 मिलियन एंटर करती है और 100 मिलियन गायब हो जाता है, तो उसकी बैलेंस शीट बैलेंस हो सकती है? इट्स अ डबल एंट्री सिस्टम ना। तो बैंक को अगर आप अपने बैंक का जो आपको डेबिट किया इससे और बाकी रिस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्रीज बिलियन की होनी चाहिए ना। अगर बैंक से कैश निकलवाया आपने तो आपके पास कैश जो सिस्टम में आना चाहिए उसकी डेबिट एंट्री 1 बिलियन की, और बैंक को क्रेडिट करेंगे आप 1 बिलियन से। तो बैंक को 1 बिलियन से क्रेडिट किया, कैश बुक को 900 से किया, तो आपकी बैलेंस शीट बैलेंस रह जाएगी, 100 मिलियन का फर्क रह जाएगा। तो हाइपोथेटिकली इफ द बैलेंस शीट इज नॉट बैलेंस देन देयर वुड बी नो टैक्स इन्फ्रेंस। कि अगर कोई इस तरह आए कि जी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास इस तरह थोड़ी आएगा, हमारे पास तो आएगा वो बैलेंस करके। तो अब मैं उसको ये कह रहा हूं कि आपने एक एंट्री निकलवाई थी 1 बिलियन की बैंक से, उसकी रिकंसिलेशन जब दी तो 900 मिलियन तक दे दी, 100 मिलियन किधर गए आपके? आपकी बैलेंस शीट बैलेंस जो आप लेकर आए मेरे पास बैलेंस शीट, वो बैलेंस नहीं है, आपका 100 मिलियन का कैश गायब है कहीं। मुझे जस्टिफाई करें कि आपने ये 100 मिलियन जो है अगर तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बुक किया जो कल उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मुझे अपनी उससे चेक करवा दें। और अगर आप ये नहीं बता सकते कि ये 100 मिलियन आपने कहीं कैश इन हैंड रखा हुआ है या इसका एक्सपेंडिचर किया है, तो फिर आपकी बैलेंस शीट के ऊपर एक 100 मिलियन की आइटम इट्स मिसिंग। ठीक है कि नहीं जी? आपकी वो 100 मिलियन की अमाउंट आपकी वहां से, और आपने बैलेंस शीट बैलेंस की हुई अपना, तो वो जो 100 मिलियन का एक एसेट है वो कहां से आया, किस इनकम से अर्न किया आपने? ठीक है कि नहीं जी? किस इनकम से अर्न किया? अच्छा, ये मैंने आपको कहा है कि ये कंपनी का केस है, इंडिविजुअल का केस नहीं है। नंबर 1, अगर आप किसी इंडिविजुअल को ये कहेंगे ना कि तूने अपने बैंक अकाउंट से 100 रुपए निकलवाए थे, 90 तूने खर्च कर दिए, 10 रुपए किधर गए, तो उसकी बैलेंस शीट ही बनती है अपना, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट बनती है। और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो उस तरह आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता, वो कहता है जी मैंने खर्च कर दिए, नहीं रिकॉर्ड किया, आपको क्या तकलीफ है? इंडिविजुअल को आप ये नहीं छेड़ सकते इस तरह। और इंडिविजुअल अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो कहेगा जी जितने भी बैंक में मेरे पैसे पड़े हुए थे वो ऑलरेडी टैक्स्ड अमाउंट से थे, तो अब आपको दोबारा आपने उसी अमाउंट को टैक्स करना है जो उसमें। तो इस केस के अंदर भी जब कंपनी अपना डिफेंस लेकर आएगी तो वो क्या बताएगी कि जनाब ये जो 100 मिलियन था ये किधर गया, या फिर वो ये जस्टिफाई करेंगी जिस तरह वो सैलरीड इंडिविजुअल कहता है कि जी मेरी जो बैंक से पैसे आ रहे हैं दैट दे आर ऑलरेडी टैक्स्ड। तो अगर कंपनी वो कह देगी जी जो सोर्स ऑफ फंड्स था वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था, ओपनिंग कैश और ये कैश की रिकंसिलेशन देख लें, ये सारा कुछ उसमें शामिल था, तो अब आप उसी अमाउंट को तो दोबारा ना टैक्स करें। अगर वो ये जस्टिफाई कर देती है ओपनिंग क्लोजिंग कैश और रिकंसिलेशन के साथ कि जी ये जो मिसिंग 100 मिलियन है, मानना मेरा मिसिंग है, लेकिन ये ऑलरेडी जिस अमाउंट से मैं निकाल रहा हूं वो टैक्स्ड अमाउंट है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी इस वक्त assumption ये है कि ये 100 मिलियन कोई इलीगल तुमने कमाया था और जो तुमने गायब कर दिया। अगर वो ये जस्टिफाई कर दे कि नहीं जी ये जो 1 बिलियन ड्रॉ किए थे बैंक से ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वर्जन में से थे, ऑलरेडी टेक्स्ट में से थे, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते कि एक दो दूसरी दफा तो नहीं टैक्स करना उसकी अमाउंट को। तो उसका आंसर अल्टीमेटली डिपेंड करेगा उसके डिफेंस के ऊपर और उसका एविडेंस क्या है अपना। So then out of book expenses of 100 million and the taxpayer fails to establish that he has directly recorded these expenses in the ledgers or fails to prove the amount as cash in hand or bank, अगर उसको फेल कर जाता है तो फिर आप उसको 111B में कि जनाब ये आपका, अगर वो फेल होता है तो फिर आप यहाँ पे हिट कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, what if you have discovered an out of book payment for machinery? एक मशीनरी है और आपने उसको थर्ड पार्टी से पता चला लिया कि जनाब ये आपने 2 करोड़ की मशीनरी ली थी, दूसरी पार्टी के किसी ऑडिट कर रहे थे और वहाँ से आपको पता लग गया कि जनाब ये टैक्स पेयर भी मेरा जिसको इसने ये मशीनरी प्रोवाइड की थी और इसने डिक्लेयर नहीं की, तो कहाँ से क्या करेंगे, ए में जाएंगे कि बी में जाएंगे? नाउ इट शुड बी क्लियर कि ए का केस है या बी का केस है। इट वुड बी
बी, सी का केस नहीं बनेगा ये। इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। अकाउंट्स की सेंस में ये एक्सपेंडिचर नहीं है कि हम उसको एसेट बना लेते हैं अपना। अच्छा जी, अच्छा, व्हाट इफ यू डिस्कवर अबाउट परचेज ऑफ सिगार्स और एक्सपेंस ऑफ ट्रेवल और अ प्लॉट और हाउस। अगर ये एक्सपेंसेस आप थर्ड पार्टी से या कहीं और से डिस्कवर कर लेते हैं तो इसका क्या टैक्स इन्फ्रेंस होगा? क्या पॉसिबल टैक्स इन्फ्रेंसेस है इसके? या तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं होगा जी, एक्सपेंस होंगे, तो ये डिसअलाउ हो जाएंगे, ये लॉबल नहीं है कंपनी के केस में। उसने तो व्हाट इफ यू डिस्कवर, मैं कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी से पता लग गया है, उसके वहाँ से लेजरों से नहीं है पता लगा। क्या आपको थर्ड पार्टी से पता लग गया कहीं से, आउटसाइड इंफॉर्मेशन है, उसकी बुक्स वगैरह में कहीं भी ये जिक्र नहीं है, तो अब क्या होगा इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी? नंबर 1, परचेज ऑफ सिगार्स। अगर उसके लेजरों से बुक्स में कहीं भी मेंशन नहीं है, पीएलएस में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उसका मतलब है उसने वो एक्सपेंस क्लेम ही नहीं किया। और सिगार जो है वो पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, तो इसका कुछ भी टैक्स इन्फ्रेंस नहीं है। अगर थर्ड पार्टी से पता भी लग गया आपको, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर उसका पर्सनल एक्सपेंस है और उसने कहीं बुक्स में डाला ही नहीं हुआ, तो उसका मतलब उसने क्लेम ही नहीं किया हुआ। तो अगर आपको पता भी लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने ऑलरेडी नहीं क्लेम किया हुआ। अच्छा जी, एक्सपेंस ऑफ ट्रेवल है, प्लॉट या हाउस। अगेन अगर वो पर्सनल एक्सपेंस है उसका और उसने नहीं क्लेम किया हुआ तो यू कांट डू एनीथिंग, कुछ भी उसका टैक्स इन्फ्रेंस नहीं। लेकिन अगर ये प्लॉट या बिल्डिंग या ये ट्रेवल बिजनेस नेचर का है तो फिर सी में हिट होगा। अगर आप ये स्टैब्लिश कर लें कि ये चीज़ें बिजनेस नेचर में और उसने वहाँ पे बुक्स में नहीं डाली हुई तो 111 सी में हिट हो जाएगा। अगर ये पर्सनल नेचर की हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ ज़रूर है अलबत्ता कि अगर आपको ये पता लग जाए कि ये सारी पर्सनल नेचर की हैं, लेकिन इस एक्सपेंस को कमिट जो है, इसके जो पैसे दिए हैं वो कंपनी ने दिए हैं, तो कंपनी का कैश फ्लो आउट हो जाएगा, क्योंकि उसने ये वहाँ पे बुक्स में कहीं जिक्र ही नहीं किया। ये तो आपको पता लग गया कि सिगार भी पर्सनल नेचर की हैं, ट्रैवल भी जो है फैमिली नेचर का था, प्लॉट और हाउस भी लिमिटेड कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था, एविडेंस आ गया आपके पास। लेकिन पैसे किसने दिए? कंपनी ने। और कंपनी ने कुछ नहीं दिखाया कि मैंने डायरेक्टर साहब को लोन दिया था, वो ये भी नहीं दिखाती। तो एक्सपेंस पर्सनल नेचर के हैं, लेकिन कैश फ्लो कहां से जा रहा है? कंपनी से, जिसको उसने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इस अमाउंट से कंपनी का कैश फ्लो आपका आउट हो जाएगा। समझ आ गई आपको? तो यहां पे फिर आप हिट करेंगे अगर आप ये एस्टेब्लिश कर लें कि जी पैसे ठीक है पर्सनल नेचर के थे, पर पैसे आपने दिए, आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट्स हुई हैं और आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका कैश फ्लो बेसिकली जो है आपका, जो आपने दिखाया हुआ है कि मेरे पास 1000 एंडिंग कैश फ्लो है, वो 1000 ही, उनमें से ये एक्सपेंसेस माइनस करें अपने, तो आपने एक्सेस कैश इन हैंड दिखा दिया अपना। ये सेक्शन 20 नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली एक्सपेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस में, अगर ये उसने पे उसने किए हुए, एक्सपेंस क्लेम नहीं किए, तो अगर पे किए हैं तो कैश फ्लो कहाँ गई फिर उसकी? रिकॉर्ड नहीं ना किया उसने कहीं भी, लेकिन किटी से पैसे तो गए। लेट्स अज्यूम इन सब चीज़ों का खर्चा 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए उसने कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में डाले ही नहीं, सारी ट्रांजैक्शन ऑफ द बुक रखी है, तो मानना कि एक्सपेंस तो नहीं क्लेम करना था, पर 1 लाख से जो उसका क्लोजिंग कैश है वो आउट हो गया, क्योंकि हमने पकड़ लिया कि ये पैसे आपके गए थे, तो कहाँ गए आपके? बिजनेस का एक्सपेंस तो है नहीं है, तो आपकी जो क्लोजिंग कैश के बैलेंस है वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास एविडेंस आ गया आपका। ये बी में जाएगा आपका कैश जो है, क्लोजिंग कैश, हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि जनाब इसको बताएं, इसका भी हम देखते हैं कि अभी इसको सोचें कि ये बी में जाएगा, किधर जाएगा? ए में जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी मिसिंग हुई ना, उसकी वो ए में जाएगा। बिजनेस एक्सपेंस है नहीं,
सेल ये है नहीं, तो सी और डी तो आउट हो गया। और रिकॉर्डेड भी नहीं है तो ए से भी आउट हो गया, फिर बी रह गया। नहीं, ए तो वैसे ही ना कि एनी अमाउंट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है इसके अंदर। वो तो ए तो आउट हो गया, तो बी रह जाता है ना, ऑनर ऑफ एनी वैल्यूएबल कि आप इस लाख रुपए के मालिक थे जो आपने कहीं और खर्च कर दिए। आप 1 लाख रुपए के मालिक थे जो आपने कहीं और खर्च कर दिए और कहीं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने। ठीक है, अच्छा जी, द फाइनल वन, एनी पर्सन हैज कंसील्ड इनकम और फर्निश्ड इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। कंसील्ड इनकम क्या होती है? यू आर अर्निंग 2 सैलरीज बट यू आर ऑफरिंग 1 ऑफ द बुक। सेल्स जो है वो आपकी कंसीलमेंट है। कंसीलमेंट इज नॉट समथिंग विच इज अपेरेंट फ्रॉम योर टैक्स रिकॉर्ड। जो चीज़ आपके टैक्स रिकॉर्ड में कोई नजर नहीं आ रही तो वो दैट इज कंसीलमेंट। और फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम क्या है? सैलरी बता तो दी लेकिन एक जीरो गैप कर दिया। सेल्स आपने 100 पीसीस की सेल की है, ईच पीस वॉज सोल्ड फॉर 10 वेयर एज एक्चुअल वैल्यू वॉज 15। इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश कर रहे हैं आप। सप्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं, डिक्लेयर आप 700 कर रही हैं। सप्रेशन ऑफ एनी सेल्स और इन्फ्लेटिंग द एक्सपेंसेस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम बाय क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड। और फिर यह है कि सप्रेशन ऑफ एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नॉन डिक्लेरेशन बाय डॉक्टर्स या लॉयर्स जो हैं उनकी रिसीट्स, या अगर आपने किसी के साथ बार्टर की है। सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लायबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, बार्गेनिंग, बार्टरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ लॉ फॉर्म इन एक्सचेंज ऑफ अ कार। आपका गाड़ियों का शोरूम था, उसने कहा जी मेरी 10 लाख फीस है, उसने कहा जी गाड़ी ले लें मुझसे अपना जो है ना, मेरी गाड़ी की आपकी फ़ीस ले ली, आपने बराबर हो गए पैसे। अच्छा जी, इफ द एक्सपेंडिचर हैज नॉट एक्चुअली इनकर्ड, तो आपका अटेम्प्ट क्या है? वो यू आर ट्राइंग टू सप्रेस योर इनकम। नेक्स्ट क्या आपका? सप्रेशन ऑफ सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स रिटर्न। अगर डिफरेंस इन इनकम टैक्स और सेल टैक्स की सेल्स में है और इनकम टैक्स में लेस है, सेल टैक्स की रिटर्न में ज्यादा है, तो देयर वुड बी अ टैक्स इन्फ्रेंस। सेल टैक्स में ज्यादा है, इनकम टैक्स में लेस है, तो देयर वुड बी अ टैक्स इन्फ्रेंस। वाइसी वर्सा क्या होगा? वुड देयर बी अ टैक्स इन्फ्रेंस और नॉट? इनकम टैक्स में ज्यादा है, सेल टैक्स में कम है, कोई टैक्स इन्फ्रेंस होगा उसका? जी, टैक्स इन्फ्रेंस होगा कि नहीं होगा? सेल्स टैक्स में होगा, इनकम टैक्स में तो नहीं। सेल्स टैक्स में होगा, इनकम टैक्स में नहीं होगा। क्योंकि अगर इनकम टैक्स में ज़्यादा है और सेल टैक्स में कम है तो इनकम टैक्स में नहीं है, फिर सेल टैक्स में कहेंगे कि भाई 17% क्यों नहीं पे किया इसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, राइट? इनकम टैक्स में नहीं होगा। अच्छा जी, सेल इज मोर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट इज रिपोर्टेड लेस इन द रिटर्न। बुक्स ऑफ अकाउंट में 1000 रुपीज़ की सेल है, रिटर्न में जब लेके जाता है तो 800 लेके जाता है। ठीक है, तो अगेन 111D का केस है आपका। अच्छा जी, व्हाट इफ लेजर सेल्स आर लेस देन द डिक्लेयर्ड सेल्स? तो अब क्या होगा? लेजर की सेल्स 800 है, रिटर्न के अंदर 1000 रुपीज़ की सेल्स डिक्लेयर की हुई है। अब क्या होगा? डिफरेंस पकड़ लिया आपने, तो देयर वुड बी नो टैक्स इन्फ्रेंस, क्योंकि वो आपको लेजर में 800 दिखा रहा है और यहां पर उसने आपको 200 एक्स्ट्रा दिखा दिया और 200 को एक्स्ट्रा दिखा के उसने टैक्स करवा लिया। अब चाहे उसने हेरोइन बेच के किया, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। लॉ ये नहीं कहता कि लीगल वर्सेस इलीगल, वो कहता है जी इनकम जहां से भी आई है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। इफ यू हैव ऑफर्ड इट फॉर टैक्सेशन, दैट इज एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, लेजर्स में 800 थे, रिटर्न के वक्त जाती दफा वो 1000 कर दिया, तो ठीक है। वो एफआई का तो केस हो सकता है, नैप का तो हो सकता है, लेकिन फॉर टैक्स पर्पजेस हमारे लिए नहीं उसका टैक्स इन्फ्रेंस करिए। ठीक है, उसने अपना दे दिया, इनकम ज़्यादा पे दे दिया, वहाँ पे लेजर में कम है, वी आर हैप्पी विद दैट। सो लॉन्ग ही वांट्स कि नहीं मुझसे गलती होगी, मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। सर किसी ने रिफंड क्लेम किया, अगर उसकी पेमेंट ज़्यादा वेरीफाई हो जाए तो हम उसके क्लेम के मुताबिक ही देते हैं, अगर कम उसकी वेरीफाई होती है उसका कम कर देते हैं। हाँ, तो इसको हम नहीं कंसीडर करते। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब ये
एक प्रॉब्लम आती है कि जी आपने किसी की बैंक की क्रेडिट एंट्रीज पकड़ी। अब इस पे ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है कि जी बैंक की जो क्रेडिट एंट्रीज हैं वो ए में जानी है, बी में जानी है या डी में जानी है। वेयर वुड इट फॉल? आप अपना अपना ओपिनियन दें कि जी ए वर्सेस बी वर्सेस डी ये किधर फॉल करेगा और क्यों करते हैं ना। अक्सर ही अपना बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल आता है। ये कहाँ पे हिट होगी, ए बी वर्सेस डी? बी में आप कह रहे हैं कि यू आर ओनर ऑफ दिस मनी, ठीक है। आगे ए में इसलिए नहीं कि रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, डी में इसलिए नहीं कि प्रोडक्शन नहीं है, सेल नहीं है, इसलिए डी में भी नहीं जाएगी। ठीक, और क्या ओपिनियन है, और क्या इस पे ओपिनियन है जी? डी में सर इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स की वजह से जा सकती है। Inaccurate particulars with reference to what? इसमें मतलब प्रोडक्शन आ जाएगी और सेल आ जाएगी। क्रेडिट एंट्रीज बैंक की आपने पकड़नी है, ए में जाएगी, बी में जाएगी या? इसमें सर ये देखना पड़ेगा कि जो क्रेडिट एंट्रीज हैं वो एसेट में कन्वर्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि अगर तो एसेट्स बनती हैं तो फिर तो वो इसी में बी में जाएंगी। नहीं तो हमने तो सिर्फ बैंक क्रेडिट एंट्रीज पकड़ी ना, अगला तो स्टेप हमारे पास नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने तो सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट ली और वो आपने कहा कि जनाब ये आपकी क्रेडिट एंट्रीज है। सर हमें मिला के पढ़ना पड़ेगा उसकी बैलेंस शीट के साथ या वेल्थ स्टेटमेंट के साथ। बैलेंस शीट और वेल्थ स्टेटमेंट में अगर उसने डिक्लेयर किया होता तो फिर तो ये कंसीलमेंट बननी नहीं थी। ये तो वो चीज़ है जो उसने डिक्लेयर नहीं की थी और हमने पकड़ ली। आप कह रहे हैं डी में जाएगी? अच्छा जी, हाजी साहब कह रही हैं बी में जाएगी। ये में भी सर जा सकती है क्योंकि उसमें सर जो डी लिखा है ना और फर्निश्ड इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग में लिखा, लेकिन ये भी हो, दोनों चीजें भी हो सकती है और उसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है, इसलिए डी में भी ये जा सकती है। सर डी और डी इसमें हमारे पास क्रेडिट एंट्रीज भी हैं और रिसीट ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआर या सम अदर सोर्स जी जी आ गई हैं। दोनों चीजें आ गई और दोनों की अमाउंट भी सेम। दूसरी क्या चीज़ थी? रिसीट्स थ्रू सीपीआर हमें आ गया कि उसकी जो रिसीट्स आई हैं। तो ये रिसीट्स ही है ना, क्रेडिट एंट्रीज तो सारी। क्रेडिट एंट्रीज फ्रॉम बैंक भी वेरीफाई हो गई और हमारे सिस्टम से भी हो गई जो उसने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की, बट सीपीआर से आइडेंटिफाई हो रही है कि किसी सेक्शन में उसकी सेल्स जो हैं वो मौजूद है और वो डिक्लेयर नहीं कर रहा। तो इस हवाले से सर फिर हम इसे डी में ही लेके जाएंगे। अच्छा, दो हमारे पास हैं कि जी या बी में जानी है या डी में जानी है। तो बी में कब लेके जाएं और डी में कब लेके जाएं? और डी में आप कह रहे हैं D1 में जाएगी या D2 में जाएगी, पहले ये बताएं। जो डी को कह रहे थे अब आगे क्लासीफाई करें, D1 में जाएगी या D2 में जाएगी? एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स है 1 में जाएगी, तो D2 में कब जाएगी? अच्छा, आपको ये पता है कि हम ना उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स अलाउ करते हैं, हम तो सारी अमाउंट ऐड बैक कर देते हैं। हायर कोर्ट्स आगे जाके कहते हैं कि जी अच्छा अगर ये सप्रेशन ऑफ सेल्स का केस है तो इस सेल्स के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हैं, तो अगर वो फाइनली कंसीलमेंट को मान भी ले तो कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस दे दें प्रो रेटा बेसिस पे इसको। आप जब हम D1 में लेके जाते हैं, सप्रेशन ऑफ सेल का केस बनाते हैं, तो हम सारी अमाउंट चार्ज करते हैं। आगे हायर कोर्ट्स कहते हैं कि जी अच्छा अगर सेलें दी तो फिर इस बेचारे की कॉस्ट ऑफ सेल भी होंगी, तो चलें फिर कॉस्ट ऑफ सेल इसको दे दें अपना। लॉ तो ये नहीं ना कहता, लॉ में नहीं कहता, पर वहां पे कोर्ट्स अल्टीमेटली ट्रीटमेंट यही करी आ रही। तो D1 में लेके जाएंगे, D2 में लेके जाएं। जब आप अच्छा D2 की लैंग्वेज क्या जरा हाजी साहब पढ़िएगा। This suppression of any item of receipt liable to tax in whole। उसने कहा ये रिसीट है, D2 कहता है ये सेल नहीं है, D2 कहता है ये रिसीट है। जब हम D1 में लेके जाते हैं तो हमने प्राइमरीली ये एडमिट कर लिया कि ये आपकी सेल्स हैं, ठीक है। हमने वो ओनर्स जो उसके ऊपर था वो डिस्चार्ज हमने कर दिया कि नहीं जी मैंने मान लिया तुम्हारी ये सेल्स है। आगे जाके कोर्ट्स उसको फिर वहाँ पे लीवे दे देती हैं कि जी ठीक है फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने तो नहीं लाओ कि मैं कर देता हूँ। जब आप D2 में लेके जाते हैं कि ये रिसीट्स है,
तो ओनर साहब आपने उसके ऊपर फेंक दिया कि जनाब आप प्रूव करें कि नहीं ये मेरी सेल्स हैं। जितना पोर्शन सेल्स के तौर पे एस्टेब्लिश करेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, उतने पे तो कॉस्ट ऑफ सेल देगी, जितने पे करने से रह जाएगा वो सारी की सारी टैक्स हो जाएगी। फिर D1 और D2 का डिफरेंस जो है वो ये है कि जितना अमाउंट D2 में वो सेल एस्टेब्लिश करने से रह जाएगा उस पे कोर्ट फिर उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दे सकती। जब हमने सारी अमाउंट D1 में डाल दी तो हमने एडमिट कर लिया कि सारी की सारी सेल्स हैं। हो सकता है उसमें कुछ सेल्स के अलावा भी कहीं से कोई चीजें आ रही हो। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट द प्रॉब्लम फर्दर गेट्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी कम टू नो कि जनाब उसके दो अकाउंट्स हैं, एक जिसको हम कहते हैं डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट और एक अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट। तो जो डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट होता है नॉर्मली उसके अंदर उसकी सेल्स के पैसे आ रहे होते हैं, क्रेडिट एंट्रीज भी हो रही होती हैं और रेगुलरली डेबिट एंट्रीज भी हो रही होती हैं। तो उस पर वो कॉमन सेंसिकल अप्रोच वो कहते हैं कि जी यही है कि अगर इसका डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है तो उसमें सेल्स की भी क्रेडिट एंट्री और डेबिट भी हो रहे हैं, कि एक्सपेंडिचर्स भी हो रहे हैं, तो ये फिर थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है कि आप इसको कहेंगे मैं D2 में हिट कर रहा हूँ इसको, डिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर अनडिक्लेयर्ड बिजनेस बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसकी भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक ये है कि अमाउंट्स वहां पे स्टेबल कंडीशन में पड़े हुए हैं कि साल में 2-3 क्रेडिट एंट्रीज आती हैं और पैसा पार्क होके वहां पे रह गया, ठीक है, फ्रीक्वेंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, 3-4 एंट्रीज आई हैं, 200 मिलियन 300 मिलियन 400 मिलियन पैसा वहां पे पार्क होके रह गया। दूसरा वो अकाउंट है जिसके अंदर वो रेगुलर सेल परचेज कर रहा है, डेबिट भी और क्रेडिट भी है, लेकिन चूंकि